बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 32 में इस डिटेल वीडियो के अंदर जानेंगे कि यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है या फिर ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है और ट्रांसफार्मर का तारुफ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 32, ट्रांसफार्मर का तारुफ। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करते हुए फ्रीक्वेंसी में बगैर किसी तब्दीली के इलेक्ट्रिकल पावर को यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है और एसी इलेक्ट्रिकल पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल में भी तब्दील करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, तो ये स्टैटिक डिवाइस कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम गहराई तक जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास दोस्तों इलेक्ट्रिकल की मशीन्स के अंदर दो तरह की मशीन्स होती हैं। ठीक है, यानी कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं, जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर स्टैटिक यानी कि ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इस वजह से स्टैटिक डिवाइस के अंदर आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद है यानी कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर टार्क का रोल होता है, यानी कि उनको स्टार्ट कराने के लिए टार्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर टार्क का रोल नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि मूवेबल पार्ट्स होते हैं जैसा कि बैरिंग वगैरह। ठीक है, जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होते, यानी कि हरकत करने वाले पार्ट्स नहीं होते। तमाम पार्ट्स स्टैटिक यानी कि साकन हालत में होते हैं। ठीक है, और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन किस वजह से होती है? क्योंकि रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मूवेबल पार्ट्स होते हैं जैसा कि बैरिंग हो गया या फिर कोई और इसके अलावा। ठीक है, यानी कि रूटर शाफ्ट हो गया, घूमने वाली चीज़, उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है। जबकि ट्रांसफार्मर के अंदर या स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर यानी कि मूवेबल पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते, इस वजह से फ्रिक्शन भी नहीं होती। ठीक है, फ्रिक्शन भी पैदा नहीं होती और ना ही फ्रिक्शन लॉसेस पैदा होते हैं यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है गाइस, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एफिशिएंसी जो है कम होती है बानिस्बत स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर रोटेटिंग होने की वजह से काफ़ी यानी कि पावर लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी कम होती है बदले इसके कि इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन्स के। ठीक है, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इन यानी कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की निस्बत स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस कैसे है। तो हम अब इससे आगे बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करता है। तो अब हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल है वो किस तरह है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फेराडे का पहला कानून। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फेराडे लॉ जो है वो दो फोल्ड में होता है। ठीक है, यानी कि फेराडे का पहला कानून और नंबर 2 पे फेराडे का दूसरा कानून। तो हम पहले फेराडे का पहला कानून जान लेते हैं। ठीक है, फेराडे का पहला कानून, जब भी कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल आसानी से डायग्राम की मदद से और फिर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी इस चीज़ की। ठीक है,
तो दोस्तों ये हमारे पास नंबर 1 पे है बार मैग्नेट। नंबर 2 पे हमारे पास ये सोलिनॉइड सेक्शन है जिसके ऊपर हमने कंडक्टर के टर्न जो हैं बनाए हुए हैं और कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के साथ हमने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है जिससे हम ईएमएफ का पता लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों के दरमियान में हमने रिलेटिव मोशन करवाना है। ठीक है, रिलेटिव मोशन हम किस तरह करवाएंगे दोस्तों कि एक चीज़ को हम अपनी जगह पर स्टेशनरी रहने देंगे और एक को रोटेटिंग यानी कि एक को हम हरकत कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम कंडक्टर को यानी कि सोलिनॉइड सेक्शन को अपनी जगह पर रहने देंगे और बार मैग्नेट को हरकत करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इस बार मैग्नेट को इस सोलिनॉइड सेक्शन के अंदर, इस सोलिनॉइड सेक्शन के अंदर दाखिल करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम अंदर दाखिल करेंगे तो मकनातीसी फ्लक्स पैदा होगा। ठीक है, और मकनातीसी फ्लक्स पैदा होने से मकनातीसी जितना यानी कि हम ज़्यादा बार मैग्नेट को कंडक्टर के अंदर दाखिल करेंगे उतनी ज़्यादा मकनातीसी लाइनें कंडक्टर से कट होंगी और जितनी मकनातीसी लाइंस जो हैं कंडक्टर से कट होंगी उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास समझ लें कि ये हमारे पास सोलिनॉइड सेक्शन है, इसके ऊपर हमने ये धागा जो ये समझ लें कि हमने कंडक्टर वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, इस तरह गोल। अब हम इस सोलिनॉइड सेक्शन को अपनी जगह पर रखेंगे। ठीक है, और इसे हम हरकत में लेके आएंगे। समझ लें कि ये बार मैग्नेट है। ठीक है, जैसे जैसे देखें हम इस बार मैग्नेट को इस सोलिनॉइड सेक्शन के अंदर या कंडक्टर के अंदर दाखिल करेंगे तो ये जितना ज़्यादा कंडक्टर की यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न से जितना ज़्यादा यानी कि मकनातीसी लाइंस कट होंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, अगर हम कम बार मैग्नेट को कंडक्टर के अंदर दाखिल करेंगे तो कम मकनातीसी लाइंस कंडक्टर के साथ कट होंगी और कम ईएमएफ पैदा होगी। ठीक है, और अगर हम बार मैग्नेट को सोलिनॉइड सेक्शन के अंदर या इस कंडक्टर के अंदर ज़्यादा दाखिल करेंगे, जितना ज़्यादा दाखिल करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टर के साथ मकनातीसी लाइंस जो हैं कट होंगी और उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी या फिर ईएमएफ पैदा होगी। ठीक है, और इसके बाद है गाइस नंबर 2 पे फेराडे का दूसरा कानून। फेराडे का दूसरा कानून क्या है गाइस कि जब भी कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है और पैदा होने वाली ईएमएफ की मिकदार मकनातीसी फ्लक्स की मिकदार के बराह रास्त मुतनासिब होती है। ठीक है यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी ईएमएफ पैदा हुई है। ठीक है, या फिर किस तरह हम इस चीज़ का पता लगाएंगे। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा मकनातीसी लाइंस कंडक्टर के साथ लिंक करेंगी, कट होंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो फार्मूला वो ये है डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यानी कि पैदाशुदा ईएमएफ की मिकदार मकनातीसी फ्लक्स की मिकदार के बराह रास्त मुतनासिब होती है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ की यानी कि बहुत ही आसानी के साथ समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे आगे है ट्रांसफार्मर। एक स्टैटिक डिवाइस है जो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करते हुए फ्रीक्वेंसी में बगैर किसी तब्दीली के। तो अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है हम इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। ठीक है, एक सेकंड में गुजरने वाले एसी साइकिल्स की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दोस्तों मैं डायग्राम की मदद से अब आपको ये चीज़ समझाता हूँ। आइए देखते हैं। एक सेकंड में यानी कि ये हमारे पास साइन वेव है एसी साइकिल की। ठीक है, ये देखें। तो दोस्तों इसमें हम एक बार पीक पे गया, ठीक है, उसके बाद फिर पॉजिटिव पीक और ये नेगेटिव पीक। ठीक है, यानी कि 0 पाई और 2 पाई। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव
पीक और ये यानी कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव पीक, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस पॉइंट से 0 से लेकर हमारा यानी कि 2 पाई तक का जो फासला है, ठीक है, इसके अंदर हमारे ये जो साइकिल्स हैं यानी कि पहले पॉजिटिव पीक, फिर नेगेटिव पीक, फिर पॉजिटिव पीक, फिर नेगेटिव पीक, ठीक है, इस तरह यानी कि 1 सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल्स अगर हों, ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में ऐसे 50 साइकिल्स की तादाद जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़, ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज़। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को हम यानी कि इनपुट जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं वो भी 50 हर्ट्ज़ होती है और आउटपुट पर जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो भी 50 हर्ट्ज़ होती है। तो दोस्तों इससे हमें ये भी पता चलता है कि ट्रांसफार्मर एक यानी कि एसी सप्लाई पर काम करने वाली स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। यानी कि इससे साफ वाज़ा होता है कि ट्रांसफार्मर की इनपुट भी एसी होती है और आउटपुट भी एसी होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों इससे आगे है कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को यानी कि एसी इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है। तो ये भी मैं आपको डायग्राम की मदद से बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ। आइए देखते हैं। देखें दोस्तों ये जो है हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ से हम इनपुट सप्लाई देंगे ये हमारा सर्किट 1 होगा, यानी कि ये पहला सर्किट होगा, और जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी यानी कि लोड से कनेक्ट होगी जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, वो हमारा दूसरा सर्किट कहलाएगी। यानी कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में सप्लाई को मुंतकिल करता है, ठीक है। ये इस फ्लक्स के ज़रिए, कोर के ज़रिए यानी कि दूसरे सर्किट में सप्लाई जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये हमारा यानी कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भी मुंतकिल करता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल में भी तब्दील करता है। तो अब ये क्या चीज़ है, इसे थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एक लेवल से फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे इनपुट सप्लाई है जो वो 11 kV यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई दी, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, 11 kV। तो यहाँ से जैसे इनपुट सप्लाई हम प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग के कंडक्टर में फ्लक्स पैदा होगा ये वाला, ठीक है। ये यहाँ से गर्दिश करना शुरू करेगा, ठीक है, और कोर के अंदर से जाता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर से लिंक करेगा। तो दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर हमने टर्न्स को यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्न्स होती हैं उनको कम रखना होता है, और प्राइमरी वाइंडिंग की जो टर्न्स होती हैं उनको ज़्यादा रखना होता है। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इधर 1000 हैं प्राइमरी वाइंडिंग के, और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं 500 हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इनपुट सप्लाई हमने 11 kV दी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है कि हमें 415 वोल्ट मिल रहे हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है, 415 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, एक लेवल पे। यानी कि हमने 11 kV दी, ठीक है, और ये यानी कि इसने हमें दूसरे लेवल में कन्वर्ट करके कम करके यानी कि 415 वोल्ट हमें आउटपुट पर दे दिए हैं। तो अब ये किस तरह हुआ है कि यहाँ पे
फ़र्ज़ करें कि हमने इनपुट सप्लाई दी 11 kV, इस कंडक्टर में जो हमने वाइंडिंग किया हुआ है कोर के ऊपर, इसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 0.7, ठीक है, 0.7 वेबर फ्लक्स पैदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स जो है एयर गैप या फिर वैक्यूम की वजह से, क्योंकि इस वाइंडिंग के दरमियान में और कोर के दरमियान में कुछ गैप रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ फ्लक्स जो हमारा यहीं पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ दाखिल हो जाएगा, ठीक है, इस सिमत में। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 0.2 वेबर जो है फ्लक्स यहाँ पे ज़ाया होगी हमारी, ठीक है। तो अब हमें आउटपुट पर कितनी फ्लक्स मिलेगी, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कम है, ठीक है, कम है। तो जब कम नंबर ऑफ़ टर्न से हमारी जो फ्लक्स यहाँ पे कट होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हमारी फ्लक्स पहुँचेगी वो होगी तकरीबन 0.5 वेबर, ठीक है। यानी कि 0.5 वेबर हमारी यहाँ पे फ्लक्स पहुँचेगी, जिस फ्लक्स के ज़रिए हमें कम वोल्टेज मिलेंगे, यानी कि कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग की जो ईएमएफ होती है वो E1 यानी कि वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ होती है वो कम होती है, यानी कि कम और ये ज़्यादा, ठीक है। तो इसके अलावा हम अगर अपने फ्लक्स की जो वैल्यू है इसे ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। देखें, अगर हम अपनी यानी कि कोर मटेरियल की जो है लेंथ, ठीक है, ये हमारा लिम है, ठीक है, यानी कि ये लिम और ये योक है, ठीक है, इसे हम योक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिम की जो है एरिया को कम करें, लेंथ को कम करें, तो तब भी हमारा फ्लक्स कम नहीं हो सकता, इससे और ज़्यादा जो है लॉसेस बढ़ जाएंगे और इसके अलावा और ज़्यादा मसला बन सकता है, ठीक है। तो और अगर हम ये जो योक है इसकी जो लेंथ है इसे कम करेंगे, चौड़ाई है जो इसे कम करेंगे, तो इससे हमारी जो वाइंडिंग्स हैं, दोनों कॉइल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, जो इनका फासला कम हो जाएगा, जिससे ये आपस में हीट अप हो सकती हैं, जल सकती हैं, ठीक है। इस तरह भी हम अपने फ्लक्स की वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे जो कोर मटेरियल की परमिएबिलिटी है, ठीक है, जो म्यू आर है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है, वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब और कोर मटेरियल की जो रिलक्टेंस है वो कम होनी चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस कम किस तरह, यानी कि ये परमिएबिलिटी क्या है और रिलक्टेंस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर यानी कि करंट के रास्ते में कोई चीज़ जो रुकावट पैदा करती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर जो यानी कि फ्लक्स के रास्ते में जो चीज़ रुकावट पैदा करे वो रिलक्टेंस कहलाती है, ठीक है। और जैसा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में यानी कि किसी मटेरियल की वो खासियत जो करंट के रास्ते में या करंट के बहाव में आसानी पैदा करे, कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो चीज़ फ्लक्स के रास्ते में आसानी पैदा करे, ठीक है, उसे आसानी से गुजरने दे, ठीक है, वो परमिएबिलिटी कहलाती है, यानी कि म्यू आर कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि करंट और फ्लक्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो दोस्तों करंट को हम किसी भी इंसुलेटर मटेरियल के ज़रिए उसके एरिया से बाहर जाने से रोक सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी इंसुलेटर मटेरियल के ज़रिए हम करंट को उसके एरिया से बाहर जाने से रोक सकते हैं, जबकि फ्लक्स को हम किसी भी इंसुलेटर मटेरियल के ज़रिए
उसके एरिया से बाहर जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि जब हम किसी मकनातीस को एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं तो तब भी वो मकनातीस अपने असरात डब्बे से बाहर ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा और बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में समझ आई होगी। मेहनत तो मैंने बहुत की है कि आपको आसानी से हर चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में उलझना ना पड़े। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपको साफ़ नज़र नहीं आती, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, तो आप अपने मोबाइल में वीडियो क्वालिटी जो है उसे थोड़ा हाई करके लेक्चर्स को यानी कि देखा करें, तो आपको इंशाल्लाह मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी अच्छे से नज़र आएगी। ठीक है, यानी कि वीडियो साफ़ नज़र आएगी। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।